हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो अपना चैप्टर 7 है इसको देखेंगे, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हमने जो बात की थी उसको एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि जो हम यूएन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें से हमने यूएन एक संस्था है जिसके बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, तो उनको भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से है, क्या क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूएन जो है वो आपका कब गठन हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, 1945 में हुआ था। आई होप कि ये चीज़ें अब आपको याद हो चुकी होंगी अच्छे तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसका भी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क में है। ये हेड क्वार्टर वगैरह आपके लिए बहुत मतलब जानना ज़रूरी होता है। क्यों जानना ज़रूरी होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है आपका कि जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और उसके बाद इसके कुछ स्थायी देश हैं सुरक्षा परिषद के, ये 5-6 तरीके से काम करता है, जिनमें से एक सुरक्षा परिषद है। सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, कि किस तरीके से करना, कुछ आर्थिक और सामाजिक बेस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और एक यहाँ पे सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है और अलग अलग सेक्टर इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो क्या देखेंगे। तो उनमें से हमने देखा भी था कि 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। और ये जो 5 मेंबर स्थायी है ना, सिर्फ सुरक्षा परिषद के मेंबरों में से 5 मेंबर स्थायी नहीं है, ये पूरे जितना भी आपका यूएनओ है उनमें से ये एक मतलब 193 कंट्रियाँ है ना, दक्षिणी सूडान इसकी 193 कंट्री है। तो 193 में 5 देशों को ही स्थायित्व मिला हुआ है और जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। वो 5 कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? तो आपका है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। बिल्कुल ये आपके टिप में होने चाहिए इनके बारे में। ठीक है, और इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आपको पता होने चाहिए, मेंस में भी और प्री में भी। तो फैक्ट तो कम से कम ही मत भूलिए आप, ज़्यादा बेटर होगा। और इसकी थ्योरी भी आप एक कहानी टाइप का बना के रखिए, जैसे अभी हम लोग समझे हैं कि किस तरीके से इसके मेंबर बढ़ाने की बात हो रही थी, क्या क्या इसमें हमें समस्याएं देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसमें बात भारत का ओवरव्यू क्या था, भारत मतलब कहाँ कहाँ पे शामिल था या वो क्या कह रहा था। भारत हमारा भी वीटो पावर में आने की कोशिश कर रहा है, फिराक में है, क्यों है। उसके बाद भारत यदि बन नहीं पा रहा तो क्यों नहीं बन रहा, तो क्योंकि हमने वजह देखा था कि अभी जर्मनी को भी नहीं वीटो पावर मिला, जापान को भी नहीं मिला है, और भी ऐसी अदर कंट्रियां हैं जहां की उन्हें मिलने लायक है लेकिन मिला नहीं अभी तक। तो यदि हम भारत को दे देते हैं तो फिर तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तक भारत को क्यों नहीं मिला? भारत काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है, इसका विरोध क्या है, कैसे है, चाहे ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बने, चाहे प्री में बने या मेंस में बने। ठीक है, बने या ना बने, लेकिन हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो हमें पूरा कंप्लीट करके चलना है कि इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। और पूरे ये जितने भी है ना इसके पॉजिटिव निगेटिव सेंस, जैसे इंडिया को लेके मैंने बताया आपको कि किस तरीके से है और इनको वीटो पावर मिला हुआ, मेंबर बढ़ाने की बात हो रही थी तो किस तरीके से लोग मना कर रहे थे। ओवरऑल पूरा आप ये सारी चीज़ें एक कहानी के रूप में फॉर्मेट बना के अपने माइंड पे रखिए। ठीक है, इसे बार बार आप पढ़िए या वीडियो सुनिए, अच्छे तरीके से रिकॉल करिए, पूरा अच्छे तरीके से आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। अब हम आएंगे यहाँ पे कि विश्व में जो भी आपकी सुरक्षा है, जब हम पढ़ेंगे अभी कि उस टाइम पे कि पूरे विश्व की सुरक्षा किस तरीके से थी। ठीक है, अब क्योंकि समकालीन विश्व में सुरक्षा का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे अमेरिका पे कुछ हो रहा था उस टाइम पे हमारे देश में क्या चल रहा था। और जिस टाइम पे घटना क्या है कि यदि आज हम बात कर रहे हैं ना, तो आज ही कोई बात हो रही है उसे हम समकालीन कहेंगे। इन फ्यूचर कभी बात करेंगे तो यदि वो 2021 में हमारे यहाँ पे कोविड-19 आया था तो 2021 में अमेरिका में भी आया था, कुछ ऐसे करके हम उस बात को समकालीन कहते हैं। तो जब की भी घटना होगी तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसमें से जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पहली लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़ा यानी कि विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी का था।
ध्यान से सुनिएगा। ये पहला स्टेटमेंट है कि पहली लोकसभा यानी कि पहली लोकसभा का जब गठन हुआ था तो विपक्ष में, ठीक है, क्या था यहाँ पे हमारा जो सत्ता दल है उस पे नहीं, विपक्ष की बात की रही कि सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था वो कौन था, स्वतंत्र पार्टी था। उसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। और उसके बाद आता है यहाँ पे प्रतिपक्ष का मतलब विपक्षी होता है, ठीक है, तो इसे कुछ अलग उसमें मत जाइएगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि नेता जो विपक्ष की बात है वो 1969 में बात की गई थी। तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे टैकल कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मतलब हमारी पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, और जब पहली लोकसभा का चुनाव होता है उस टाइम पे कौन सी पार्टी थी, ठीक है, और जब हमें पता होगा कि विपक्ष को कब से इसमें सम्मिलित किया गया है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि दोनों टाइप के स्टेटमेंट अब आपको कंफ्यूजन वाले आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हो गया कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। क्या बताया गया तीसरे स्टेटमेंट की कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75% या 75 सदस्य ना हो तो क्या होगा कि 75 सदस्य 75% नहीं, ठीक है, तो उसके नेता को क्या होगा कि प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक बार और सुनिएगा वीडियो को पीछे कर करके, और फिर आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका पहला ऑप्शन आपका है केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 2 और 3, और चौथा है 1, 2 और 3। ये पूरे ना जो भी यूपीएससी सवाल पूछता है वो फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, पूरे के पूरे कंसेप्ट में होते हैं कि यदि हमें पता है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ और उसके बाद हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि प्रतिपक्ष कब आता है, उसके बाद क्या था, पूरे फैक्ट हमारे क्लियर होंगे तो इतना भी टफ क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। आप ये बिल्कुल बात समझ चुके होंगे, जब से मैं भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या बताया मैंने कि 1 और 3, दूसरे में केवल 2, और तीसरे में 2 और 3, और चौथे में 1, 2 या 3, तीनों ही, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जो भी हो बताने की सही आंसर कोशिश करिएगा। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। इसमें यदि बात करें तो विश्व राजनीति के बारे में हाँ हम लोग पढ़ते मतलब पढ़ते हुए अक्सर हमारा क्या है कि सामना कहाँ पे होता है, सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। जब भी हम बात करते हैं विश्व राजनीति की, अभी इतना बात की यूएनओ के बारे में, तो उसका मेन मकसद क्या था कि हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है। और जो हमने सुरक्षा परिषद की भी बात की थी उसका मेन टारगेट ये, जब किसी कंट्री के बीच में क्या हो रहा विवाद चल रहा है तो उस पर मतलब वहाँ पे हम वैश्विक रूप से उसको सुरक्षा मुहैया कराएं। एक वर्ड आप वहाँ पे आ रहा होगा, वैश्विक बिरादरी, ठीक है। तो इस ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ना हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनको हमारा पूरा एक वर्ड का आप डिक्शनरी बना के रख लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में जो हमें लिखने पड़ते हैं, हम अपनी लैंग्वेज तो लिख नहीं सकते, देवनागरी में लिखना पड़ता है, तो थोड़ा उसको अच्छे तरीके से लिखें। वैसे अब तो अच्छा है कि हम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको नहीं आ रहा वैश्विक बिरादरी तो आप ग्लोबल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आप देवनागरी में लिखें, ये ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अक्सर क्या होता है हमें सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के जैसे शब्द बहुत मिलते हैं, और हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ में हमें मतलब इन शब्दों के जो अर्थ है हमें मालूम है। सुरक्षा का मतलब यदि मैं आपसे कहूँ तो आप क्या समझते हैं? आप जरा थोड़ा अपने माइंड में सोचिए कि आप क्या समझते हैं सुरक्षा का मतलब, या राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है। सुरक्षा समझ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी आप समझ ही जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके माइंड में सिर्फ क्या हो, सुरक्षा मतलब कि हमें यदि कहीं से कुछ नुकसान हो रहा है तो हम अपना बचाव करें, ठीक है, वो हो गई हमारी सुरक्षा। लेकिन अभी हम इतना समझ रहे हैं और हमें लगता है कि हम क्या है उसका अर्थ जानते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है या नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो हम और आप समझते हैं, मेरे ख्याल से आप भी यही समझते होंगे सुरक्षा का मतलब कि सीधे से कि हम अपनी किसी से भी सुरक्षा कर लें, कहीं भी कुछ हानि वगैरह हो रही हमारी, हम उससे अपने आप को बचा लें, ठीक है, अपने आप को या दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना मानते हैं। अभी आगे देखते हैं कि ये मतलब क्या सुरक्षा का मेन डिफिनेशन क्या है, और बहस या चर्चा को रोकना
हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है, कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मामला है या मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण क्या होता है कि उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा, यानी कि क्या होता है, ढका छुपा और खतरनाक होता है। ठीक है, अभी मूवियों की बात भी हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसा जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज हो और जिससे क्या है कि आम नागरिक को कुछ लेना देना ना हो। देखिए क्या होता है, आर्मी वालों के लिए क्या होती है, हमारी सिक्योरिटी है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब वहाँ पे आर्मी वालों की सिक्योरिटी हो गई और देन उसके बाद पुलिस वाले, उनकी अपनी सिक्योरिटी है, यानी जो भी प्रशासनिक है उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा। ठीक है, जिसे आप नाम देते हो। जब भी कभी राजनीतिक मुद्दा आता, कुछ भी आता, कह देते जहाँ पे बात नहीं करनी भैया, ये सुरक्षा का मामला हम पब्लिक में नहीं शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे प्राइवेसी लीक होने वाली है, तो ये बात कह दी जाती है। तो आज हम समझेंगे एग्जैक्टली कि जिस पे हमें ये लोग चूना लगाते हैं कि ऐसा है वैसा है, राजनेता ये बोल के चले जाते हैं, वो बोल के चले जाते हैं, किसी का मन नहीं कर रहा, बोल देंगे सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी आगे देखते हैं, आज तो पूरा खंगाल के ही मानेंगे इस चैप्टर में कि क्या कैसे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत भी है। और सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा सरोकार क्या है, यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं और इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रियों की चर्चा की गई है। अध्याय में हम 2 बातों को देखेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा को मतलब समझा जा सकता है। ठीक है, और इसमें यह भी जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी भी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है। ठीक है, तो अभी जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला ही टॉपिक आपका आता है सुरक्षा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुरक्षा आपका सिक्योरिटी आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़नी है। यहाँ पे क्या है, सुरक्षा क्या है, इसका जो भी आपको डिफिनेशन सही लगे नोट भी कर लेना है। यहाँ पे क्या हुआ कि सुरक्षा की बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी, यानी कि इसका मेन बेसिक अर्थ है, आप इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, खतरे से आज़ादी। ठीक है, इसका ये बेसिक अर्थ है। अब क्या होता है कि मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। हमारा अस्तित्व भी और किसी देश का जीवन भी क्या होता है, खतरों से बहुत अच्छी तरीके से भरा होता है। ना तो हमारे अस्तित्व में भी खतरा मंडराता रहता है, जिसका मन जब चाहता है, जो भी हमसे थोड़ा भी हावी हुआ वो हम पे मतलब आके अपना रौब जमाने लगता है। और उसके बाद देश के जीवन की सुरक्षा का मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि चाइना पावरफुल हो गया तो इंडिया को दबा देगा, या इंडिया पावरफुल हो गया अदर कंट्रियों को अपने में मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इनके जीवन की जो भी है कि खतरा बना रहता है। तब क्या होता है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, या ये समझे कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए। तो हर तरह का जो मतलब आप देखेंगे कि खतरे को आप सुरक्षा पर खतरा मान सकते हैं। तो अभी देखेंगे मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि हमने खतरा कह दिया तो खतरा का मतलब कुछ भी आप छोटी मोटी घटनाओं को ही ले लें। इसमें क्या है कि आदमी जब भी क्या करता है कि अपने घर से बाहर कदम निकालता है, तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आपके अस्तित्व को, आपके जीवन को खतरा जरूर होता है। और एक तरीके से खतरा तो यूं कहे, बहुत आप उसमें ना जाएं कि बहुत अच्छा खासा इसका डिफिनेशन में ना जाके सीधे से अपनी लाइफ का खतरा ले। हम घर से बाहर निकलते हैं तो मौत अपनी हाथ में लेके निकलते हैं, कोई ठिकाना नहीं रहता। हम यहाँ से निकले, रास्ते पे कोई मोड़ आया, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है हार्ट अटैक आ गया, कोई भी दुर्घटनाएं हमारे साथ हो सकती हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं वो भी तो हमारे साथ घटना ही हो रही ना, तो वो भी एक तरीके से हम सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अब किसी के द्वारा हो रही है, खुद से हो रही, प्राकृतिक हो रही, कैसे हो रही है, डजेंट मैटर,
बट वहाँ पे हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, वो हमारी सुरक्षित नहीं है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कहीं पे क्या हो रहा है कि हमारे दुश्मन पाल रखे हैं हमने, और वो क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं घर से बाहर, वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें जब हमें पता है कि हमारे यहाँ पे दुश्मन है, अकेले निकलना हमारे लिए वाजिब नहीं है, तो उस टाइम हमें पता है कि हमारे दुश्मन है, हमें मार सकते हैं, तो हम सिक्योरिटी रख सकते हैं अपने पास। लेकिन जब हमें पता नहीं है, वो भी एक आपके साथ दुर्घटना ही हो रही है, लेकिन वो चीज़ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली में हम सुरक्षा जो कहेंगे, एंड आई होप कि इस एग्जांपल से आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि एक तो हमारे साथ आकस्मिक घटना हो गई जो हमें पता नहीं था, कोई हमारा दुश्मन भी नहीं था, बस हो गई, होनी थी हो गई। लेकिन एक है कि हमारे दुश्मन भी हैं, और हमें पता है कि एग्जैक्टली यदि हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो कोई खतरा है हमारे लिए, और उसके लिए हम सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। वो देखते हैं कैसे होगा। अब क्या होता है कि किसी अर्थ में खतरा होता है, और यदि हमने खतरे को इतना व्यापक अर्थ लिया, तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलेंगे, अभी मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपके, कि बहुत व्यापक तरीके से आपको खतरा होता है, सिर्फ मैंने भी 2 ही दिए। आप खुद की लाइफ से ये एग्जाम्पल सीख सकते हैं कि आपके साथ भी खतरे हो सकते हैं। क्यों आपको चोट लगेगी, वो आपके साथ कोई खतरा नहीं था क्या? आपकी बॉडी के लिए वो खतरा ही था ना। लेकिन कोई आके आपको मार रहा है सामने से, वो भी आपके लिए क्या है, खतरा ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन इस तरीके से आप ये कहोगे कि घर से बाहर निकलते ही खतरा शुरू हो जाता है। हम ये डिफिनेशन दे सुरक्षा की कि सुरक्षा हमारी खतरे में पड़ जाती है, तो इस तरीके से तो देश में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। देश में क्या, पूरे विश्व में, मतलब वो आप इतना कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और क्योंकि हर टाइम हर मिनट यहाँ पे फिर खतरा ही खतरा है, आसानी का जीवन तो है नहीं। अब क्या हुआ कि इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषय का अध्ययन करते हैं, उनका कहना क्या है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोगों ने क्या कहा, लोगों ने नहीं, जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है कि आप खतरे को उसमें जोड़िए जब क्या हो कि जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, तब हम कहेंगे कि ये सुरक्षा पर खतरा हो रहा। कहाँ पे, केंद्रीय मूल्य। अब केंद्रीय मूल्य का मतलब क्या है कि, तो फिर अब यहाँ पे सवाल भी बनता है कि सबके आप देखेंगे जो भी हमारे आस पड़ोस में होते हैं, या जो भी पब्लिक जितनी भी है, कि सबके केंद्रीय मूल्य क्या हो सकते हैं, ठीक है। और क्या पूरे देश में केंद्रीय मूल्य हैं, और उसके बाद आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य क्या, नागरिक की आप देखेंगे कि नागरिकों की जो आपकी नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक करता है। सबसे पहले तो आपको ये केंद्रीय मूल्य समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जो उठ रहे हैं कि ठीक है कि स्त्री पुरुष के बारे में, राजनेता के बारे में, कि एग्जैक्टली हमने कह तो दिया कि भैया केंद्रीय मूल्य बेखतरा हो रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ, हमें थोड़ा सा मतलब सचेत रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात कहते हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, और कमोवेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। यानी कि जो मूल्य आपकी लाइफ में, आपके पड़ोस में, आपकी कंट्री के लिए जो बेसिक है, वो जो आपको मतलब बहुत प्यारे हैं, तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो मूल्य ऐसा हो कि जो हमें बहुत प्यारे हैं कमोवेश, तो उन सभी को क्या हो कि बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है, अब सवाल ये भी उठता है। और जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है, तो असंभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्य को हानि पहुंचे। तो अब क्या इसमें बात की जा रही है कि जब भी कोई भी राष्ट्र, अपना इंडिया नहीं, कोई भी राष्ट्र, ठीक है, इसमें क्या होगा कि कुछ करता है या कुछ करने की सोचता है, अथवा कुछ करने में क्या होता है कि वो असफल होता है, तो इसमें संभावना पाई जाती है कि इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों की हानि पहुंचती हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि हमारे द्वारा किए गए काम या हम उसमें कर भी नहीं पाते हैं, हो सकता है कि किसी और राष्ट्र को यहाँ पे हानि पहुँचे। और जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है, तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुँचती है।
यानी सपोज दैट मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, वो अपनी राह में क्या हो रहा है, मतलब हम जा रहे हैं रास्ते से, हमें लूटा जा रहा है, ठीक है। लोगों में दहशत भर जाएगी, लूटे तो सिर्फ हमें, लेकिन दहशत हर एक बंदे में भर जाएगी यदि न्यूज़ फैल गई कि आज उस रास्ते पे, उस जगह पे इस व्यक्ति को लूटा गया है। तो वहां से जाने वाला हर इंसान के अंदर डर बैठ जाएगा कि हो सकता है कि कल वो घटना हमारे साथ भी ना हो जाए। ये होता है आपका खतरा, ठीक है। अब हम, हमारे साथ भले वो घटना नहीं हुई, लेकिन अब हम डर रहे हैं कि कहीं हमारे साथ वो घटना घट ना जाए, क्योंकि उस रास्ते में ऐसा हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है कि अगर सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम ये समझे कि चलो भाई वहां पे तो सुरक्षा है ही नहीं, बैठ जाओ घर पे, फिर तो ये भी अभी डिफिनेशन इसकी भी नहीं आ रही, लोकतंत्र जैसे हो रहा है, ठीक है। कि लोकतंत्र में भी हमने कई एग्जाम्पल लेने के बाद भी समझ पाए थे कि एग्जैक्टली लोकतंत्र ये है। तो इसलिए भी इनकी जो डिफिनेशंस होती है ना, छोटी मोटी नहीं होती है कि आप ऐसे ही समझ लोगे। तो इसमें से अभी यदि ऐसी भी आती है तो ये भी नहीं हो सकता। हर जगह खतरे खतरे हमें नज़र आएंगे ही, और हम जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिना खतरे की दुनिया है ही नहीं। तो फिर सुरक्षा किस बात की, कैसी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्या डिफिनेशन होगी, ठीक है। अभी उस पर नहीं आ चुके हैं हम लोग, तो बिल्कुल परेशान मत होना, सुरक्षा की डिफिनेशन अभी पता चल चुकी है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। यानी कि अब आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे एक दो एग्जाम्पल से ये, कि रोजमर्रा की लाइफ में जो आपके हो रहा है, आप उसे नहीं कह सकते हो कि आपके लिए वो सुरक्षा का खतरा है, ठीक है। वो आपके जीवन का एक पार्ट है। लेकिन अब यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो ऊपर आपने पढ़ा कि यहाँ से जो सुरक्षा का मसला आ रहा है ना, इसका रिश्ता कहाँ से, बड़े और गंभीर खतरों से आपको नजर आएगा, ठीक है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को क्या होगा कि अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे खतरे जिन्हें आप यदि ना रोको तो इसमें क्या होगा कि काफी ज्यादा हमें हानि हो सकती है, ठीक है। आपकी रोजमर्रा की लाइफ में यदि जो भी हो रहा है, ठीक है, ऑन द स्पॉट कभी 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 होता है। हम गए, सपोज मान लीजिए दुर्घटना थी, होनी थी, तो होनी को यही मंजूर थी, हो गई हमारे साथ। लेकिन अब ये नहीं कि होनी को मंजूर थी तो हो गई हमारे साथ, एक के साथ हुई तो अब हम मान ले कि हमारे साथ तो होना था तो हो गई। लेकिन आपके लिए अब ये बन जाएगी ना कि जब दूसरे बंदे के भी साथ हुई, एक्सीडेंट की घटना है, रोड पे जा रहे हो आप, एक बंदे के साथ हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरे के साथ भी वही घटना हो रही है, सेम सिचुएशन है, वहीं पे हो रही है, तीसरे के साथ भी वही हो रही है, चौथे के साथ भी वही हो रही है, हर तीसरे दिन वही घटना हो रही है, यानी सुरक्षा पे खतरा है आपका, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी क्या पूरे देश के जो भी वहां से गुजरेगा उसके लिए वो खतरा है। यदि पुल है कोई टूट सकता है, तो यहाँ पे हमें अब नजर दौड़ाने की जरूरत है कि उसे हम बनाएं, उस पे अब हम काम करें। लेकिन जब बड़ा खतरा मंडराएगा तब, यहाँ पे सुरक्षा तब की बात की जा रही है कि अब वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अदर बंदा जाएगा और वो बच के आएगा, क्योंकि वो ऐसा है ही जहाँ पे कि खतरा बिल्कुल सामने ही खड़ा है। हम बनाते हैं तो हमारे अभी रोड का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि जो चौराहा होता है आपका, ठीक है, अब यहाँ से आपकी लाइटें लगी हैं, हेडलाइट लगी है। अब इसमें से क्या करना है आपको कि 3 होती हैं जो भी आपकी, रेड ग्रीन येलो होती है। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पे जब रेड कर रही, हमने सिग्नल को क्रॉस कर दिया है, तो रेड की जाना नहीं है, लेकिन हमने क्रॉस कर दिया, इधर से भी आ रही, इसका ग्रीन था। अब यहाँ से क्या किया कि वो तो सोच रहा है कि आप इधर से आओगे नहीं क्योंकि ये रेड है, यही ग्रीन है सिर्फ, और इधर से आप आए और इधर से ये गए, खतरा यहीं पे हो गया, ठीक है। अब वो हमारी लापरवाही है क्योंकि पहले से काम उसमें किया जा चुका था, तो इसको आप नहीं कहोगे कि ये खतरा हो गया, क्योंकि हम पहले बना चुके थे। लेकिन यदि मान लीजिए कि यहाँ चौराहा है, कोई सुविधा नहीं है, आने जाने वालों को कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ पे मतलब अभी इधर से वाहन जाएंगे या इधर के जाएंगे या इधर के जाएंगे, तो आप कहोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप सुधार करने लायक है, क्योंकि व्यापक स्तर पे खतरा हो रहा है, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, और जो भी मोटर गाड़ियाँ होती हैं वो इतने स्पीड में होती है कि कंट्रोल हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल मामला काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं।
तो इसमें हेडलाइटें वगैरह लगानी चाहिए, यहाँ पे जो सिग्नल है उन्हें लगाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अभी उधर से गाड़ियाँ आ रही, तो हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये फिर हम व्यापक स्तर पे जब होता है तो हम इसे कहेंगे कि अब यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें क्या है कि यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है या धारण है। और मिसाल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो मिसाल वर्ड आता है ना, एग्जाम्पल आता है, यानी कि उदाहरण के लिए, तो उदाहरण इतना फिट नहीं बैठते, इसलिए आप मिसाल के तौर पर बात कर सकते हो। तो आप हिंदी से हमें आंसर राइटिंग करना है, आप लिखोगे कि मिसाल के तौर पर, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कि लिख सकते हो, या उदाहरण के तौर पर तो थोड़ा मतलब और भी लग सकता है, मतलब वही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि वर्ड हट के ना हो, हमारा एक लिंक ना टूटे, तो इस तरीके के भी वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या है कि यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है, और ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है कि संसार, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले से ही जो उस टाइम पे सुरक्षा के मानक थे वो आज भी हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी इस टाइम पे ना मैं सुरक्षा के मानक आपको ज़्यादातर रोड के एक्सीडेंटल मामले बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे मोटर वाहन चलते ही नहीं थे, सुरक्षा की बात ही नहीं थी। अभी तो सुरक्षा, मैंने सिर्फ एक आकस्मिक दुर्घटना की बात की। अभी तो हमारे जो दुश्मन पड़ रहे हैं इधर उधर, उनसे हमें जो खतरा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, वो अलग बात है। ठीक है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए जितने भी होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें से पहले के मानक और अब के मानक यदि बात करें तो मेरे हिसाब से तो अलग ही होने हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे ये मतलब थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ा सरप्राइज वाला है, और यहाँ पे क्योंकि संसार में कितनी ही बातें जो होती हैं वो रोज़ बदलती रहती हैं। हमारे संसार में जब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतना जल्दी बदलना पड़ा, तो इसमें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है, और यह बात भी हजम नहीं होती है, और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों में, यानी कि जो 200 मुल्क यानी देश, ठीक है, जो देश हैं, तो इनके 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ये भी मुझे नहीं लगता कि रखते होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारण है या कि धारणा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। ठीक है, तो जो सुरक्षा है इसको आप यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हो गई इसकी ट्रेडिशनल, ठीक है, एक पारंपरिक है, एक अपारंपरिक धारणा है। इन दोनों को ही आप समझेंगे तो हो सकता है कि आप और बेहतर तरीके से इसे समझ पाएँ। सबसे पहले आती है आपकी पारंपरिक धारणा या बाहरी सुरक्षा की आप बात करोगे। ठीक है, इसमें क्या होगा यहाँ पे कि अधिकांशतया जब हम क्या करते हैं कि सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं, तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। ठीक है, कि जब आप कहीं पढ़ रहे हो तो क्या देखोगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा, उससे खतरा, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, XYZ आप कुछ भी मान के चलिए। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, बेशक ऐसे वर्ड आपको बहुत मिलते होंगे, अब तक तो बहुत ज़्यादा मिल चुके होंगे। तो इसमें से क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा है, सो तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में अवधारणा जो होती है, सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, सैन्य खतरा। ठीक है, अब यदि हमने बात किया, सिर्फ मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिए थे आपके, कहीं और से नहीं, जो अभी तक हम लोग समझ रहे थे, हमारे अंदर इतना ही आता है ना सुरक्षा, कि हम जा रहे हैं घर से बाहर, हमारी लाइफ को कुछ हो रहा है, हमें देश से तो कोई मतलब है नहीं कि क्या हो रहा, जो भी हो रहा वो अपना झेले, लेकिन हमारी लाइफ में क्या हो रहा हम यही समझते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आप भी वही समझ रहे थे कि हमारे यदि कहीं पे चोट लगती है हम असुरक्षित हैं, हमें कोई मार रहा है हम असुरक्षित हैं, यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए आपकी सुरक्षा के रियल में मायने क्या हैं, तो इसकी जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो हमारा सामना होता है राष्ट्रीय सुरक्षा से धारणा से होता है, और सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कौन सा खतरा? सैन्य खतरा। अब इसमें देखिए कैसे माना जाता है। इस खतरे का जो स्रोत है कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के
केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है और सैन्य कार्यवाही से क्या करता है कि आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा पैदा होता है या खतरा होता है। ठीक है, शायद ही क्या होता है यहाँ पे कि कभी ऐसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाएं, आम स्त्री पुरुष भी युद्ध में या हानि मतलब उनको भी हानि उठानी पड़ती है और अक्सर निहत्थे और आम औरत और मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है और उसका यानी कि उनका और क्या होता है कि उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपके भारत पे, ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, पाकिस्तान पहले तो हमारा ही देश था, आज पड़ोसी देश बन चुका है ये, अब यहाँ पे भारत है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की अपनी सेना को भेज रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास बहुत कुछ ऐसी मतलब बातें हैं, बहुत अच्छा है। तो इसमें से क्या होगा कि वो अपनी ताकत आजमा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आए दिन हमला करवा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ सैनिक ही हमारे यहाँ के मारे जाते हैं? जी नहीं, बीच बचाव के लिए तो हम तो क्या करेंगे कि हमारे सैनिक जो है यहाँ पे उल्टा इन पे प्रहार करेंगे। पहले से तो नहीं जाते, लेकिन बाद में हमारे ऊपर कोई वार करेगा ना, तो हम अब गांधी जी नहीं रह गए कि तो आप एक थप्पड़ मारो तो हम दूसरा गाल भी दे देंगे। आपने एक थप्पड़ मारा तो हम आपके गाल पे भी, दोनों पे मारेंगे, ऊपर से आपके पीठ पे और हाथ पैर जो भी चला सकते हैं, जहां जहां मार सकते हैं वहां वहां मारेंगे। ठीक है, अब हमारा ये वाला फंडा है और इंडिया की सैनिक भी ऐसे ही करती है और करना भी चाहिए। मेरा भी यही मानना कि करना चाहिए और सैल्यूट है इंडिया की सैनिक को कि यहाँ पे जब भी कुछ हुआ है मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है और आगे भी कुछ होगा तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ। तो जब इनके द्वारा हमला किया जाता है, क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सैनिकों को नुकसान होता, साथ साथ क्या होता है कि नागरिकों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही, क्योंकि पूरे राष्ट्र को ही इनसे खतरा हो सकता है। अभी आतंकवाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, सैनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी यदि आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल आपके माइंड में हो रहा है तो बिल्कुल निकाल दीजिए, वो उसकी आंतरिक सुरक्षा भी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, यहाँ पे सीधे से वर्ड लिखा है किसी दूसरे देश के द्वारा आपको धमकाया जाए, डराया जाए, किसी दूसरे छोटी कंट्रियों को कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उड़ा देंगे, मतलब तुमको दफना देंगे। तो ये सारी जो बातें होंगी वो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की होंगी। ठीक है, लेकिन अभी अफगानिस्तान का जो मैटर है ना, वो उसके आंतरिक मामले में ही चल रहा है, क्योंकि वो जो तालिबान है वहीं की सेना वहीं पे भारी पड़ रही है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान पे ही भारी पड़ती है, उनके प्रधानमंत्री को निकाल के खुद शासन करने लगती है और मौका मिला तो प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, नहीं तो फिर सैनिक आ जाती है। वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। कोई भी सरकार हो उसके पास क्या होंगे कि युद्ध की स्थिति में जो होंगे 3 विकल्प होंगे, मेजर रूप से जो होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हो सकते हैं युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प? आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध से होने वाले विनाश या नाश को इस हद तक बढ़ाने के लिए संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आ जाए। ठीक है, अभी ये दोनों ही पॉइंट आप नोट करिए कि एक तो है कि युद्ध में आत्मसमर्पण कर दे जो हम पे वार कर रहा है, या मान लीजिए कि हम हार गए, हमें क्या करना पड़ेगा कि आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, हम सरेंडर कर देते हैं कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे अब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जो करने वाले थे अब वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, युद्ध टल जाएगा। तो हमने सीधे आके अपने सरेंडर वर्ड सुना होगा कि खुद जाके पुलिस में कोई भी क्रिमिनल है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि हमने जो किया था पहले, तो अपना सा शरीर ले जाके आप पेश कर दो कि ठीक है आप ले लो, जो भी करना हो कर दो, उसके बाद सज़ा वगैरह भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग एक तो अपराध मत करिएगा, अभी तो कई सारे आपके उसमें पैतरे होते हैं, आप आजमा के बच भी सकते हो। तो इससे मतलब आपको कठोर जो दंड मिलने वाला होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आत्मसमर्पण करना,
दूसरे क्या हो गया था, और एक बार हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध में कि 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सैनिकों के सामने अपना आत्मसमर्पण करके युद्ध को वहीं पे समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि दूसरा जो हमने देखा कि इसमें आप ये भी कह सकते हो कि बिना युद्ध किए, यानी कि इसमें क्या होगा कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आ जाए। ठीक है, या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर जो है देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए, अथवा हमला जो वार करने वाला कंट्री है को उसको पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। तो युद्ध में कोई भी देश आत्मसमर्पण कर दे, मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि वो कभी भी ऐसा मतलब पब्लिकली नहीं होने देगी। अभी सिक्योरिटी आप समझेंगे, ठीक है, कोई भी कंट्री हो उससे ये नहीं बताएगी, अब जनता के सामने ये नहीं आएगा कि हमारी सेना ने आत्मसमर्पण किया, आएगा कि हमारी सेना इतने सैनिकों को, भारत के सैनिकों को खदेड़ के फेंक दी, मतलब उनको धूल चढ़ा दी, ऐसे ऐसे वहां पे वर्ड आएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में आएंगे, ये सब बातें नहीं है, ये हमारे अंदर का मैटर है। ठीक है, इस कारण क्या होगा कि सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो है कि आपकी रक्षा क्या कहा जाता है, उसे सीमित रखो आप युद्ध को, या उसको समाप्त कर दो। तो वो तो ठीक है, ये रक्षा है। हम ऐसा कर रहे हैं कि रक्षा का मतलब क्या है कि जैसे कोई अदर कंट्री हमारे ऊपर हमला कर रही है, तो इसमें से कोई देखिए पाकिस्तान का समर्थक होगा तो बुरा नहीं मानेगा, बस एक पड़ोसी देश से ज़्यादातर हमले वहाँ से होते रहते, इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो आप जो भी हो भाई इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान के भक्त हो तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इंडिया के रह रहे हो, जहाँ के खा रहे हो, तो नमक हरामी हमें नहीं करनी चाहिए। हम जहाँ के, हमारा देश बहुत प्यारा है, और आप उस देश में रह रहे हो ना, कसम से, जहाँ पे आपको हर तरीके की विभिन्नता देखने को मिलती है, और इतना प्यारा देश कभी मिलेगा नहीं आपको। हम और आप सब लकी हैं, ठीक है, कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, और ये हमें प्राउडली कहना भी चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए। ये वर्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ ऐसे मिल जाते हैं, तो आप चाहे उन्हें देशभक्त कहें, देशद्रोही कहें, तो ऐसे लोगों से थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, खैर यहाँ पे आते हैं। इसमें क्या हुआ कि परंपरागत जो सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, और इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। इसका जो आपका यहाँ पे परंपरागत सुरक्षा नीति है, उसका एक तत्व आपको और देखने को मिलेगा, जो क्या होता है, शक्ति संतुलन। कोई देश क्या करता है कि यहाँ पे शक्ति संतुलन कैसे हो सकता है, तो कोई भी कंट्री यदि है और वो क्या करती है कि अपने पड़ोस में देखने पर पता चलता है कि, या आस पड़ोस जो भी है कि देखने पर पता चलता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, और इससे क्या होता है कि इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। और मिसाल के लिए आप देखेंगे तो कोई पड़ोसी देश संभव है यह ना कहे कि वह हमले को की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण नहीं जान पड़ता, फिर भी क्या होता है कि यह देखकर कोई भी देश बहुत ताकतवर है, ये भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है, और इस वजह से हर सरकार दूसरे देश के से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। देखिए, जैसे आपके भारत के पड़ोसी देश कौन है, आपके भारत के नहीं, हमारे और आप सबके भारत के। ठीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ से जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं उल्टा बन गया, तो इसमें से मान लीजिए ये आपका दक्षिण भारत हो गया, ये आपका यहाँ पे गुजरात वाला रीजन हो गया, इसके बाद यहाँ से आपका आता है ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा और बढ़ा हुआ है, बिल्कुल कम नहीं करना जम्मू कश्मीर को 1 इंच भी, किसी और का लेना चाहे तो ले भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें से ऊपर स्पेस कम था इसलिए कम हुआ। ठीक है, ये ऊपर तक जाएगा, तो इसको आप थोड़ा ये मान के चलिएगा कि जम्मू कश्मीर को तो ऐसे बना के ही चलना है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि इधर आपका भूटान,
इधर नेपाल, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान आपका आ गया, इधर अफगानिस्तान है, इधर क्या है आपका बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, इधर म्यांमार है और इधर मालदीव आता है, इधर इंडोनेशिया आता है अंडमान निकोबार के पास। ठीक है, अब ये जो कंट्रियां हैं, ठीक है, अब इनमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? इनमें से आपको लग रहा है भूटान बहुत छोटा देश है, ठीक है, नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या नेपाल हम पे खतरा नहीं है? कभी भी खतरा कोई बता के नहीं आता। हमें आपको मारना है तो हम क्या करेंगे? हम पहले से कहेंगे कि सुधर जाओ, हम मारने आ रहे हैं आपको, ऐसा कभी कहने वाले थोड़े ना है, वरना आप तो हमें पहले से टपका दोगे कि हम क्या सुधर जाए, तुम्हें बच लो, अब तो बताते हैं। तो इसलिए खतरा कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी। किसी को ना, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना चाहिए। और जैसे आपने देखा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान को क्या लगा, भाई पहले युद्ध में तो वो जीत गया, उसने सोचा कि अरे क्या बात है, मतलब हम तो हीरो हैं, ठीक है, सुपर हीरो, अब तो हम जीत ही जाएंगे, कोई बात नहीं। मोहम्मद गौरी हार गया। हारा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आया, लेकिन अब गौरी को क्या लग रहा था, हमारी सेना तो बड़ी अच्छी है, हम तो दोबारा भी जीत ही लेंगे, और कोई हमले उमले की आशंका थी नहीं कि हम उसे इतने अच्छे से परास्त कर दिए। लेकिन हारा हुआ इंसान जब आता है ना मैदान पे, बहुत अच्छी तैयारी से आता है, ठीक है। यदि भारत क्रिकेट हार जाएगा ना तो दूसरी बार आएगा बिल्कुल धो के रख देगा। तो उसी तरीके से आता है मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान को इतना बुरी तरीके से हराता है, इतना बुरी तरीके से हराता है कि उसने क्या हराया था उसे। तो ये होता है कि हमें कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और जब भी हम समझ लिए हमें मुंह की खानी पड़ती है। तो चाहे कोई देश छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसके प्रति अपनी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील बनना पड़ता है। शांति संतुलन का जो बात की गई कि हर देश अपने सुरक्षा के प्रति क्या होता है कि संवेदनशील होता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। और शक्ति संतुलन बनाए रखने की जो यहाँ पे आपकी आती है ये कवायद जो है, कवायद ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, ठीक है। कवायद एक शायद हो सकता है उर्दू वर्ड हो, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना कि इसमें जो भी उनकी पहल होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, कि हम वहाँ की सेना को मार के आत्मसमर्पण कर देंगे, हम अपने में मिला लेंगे, ये वो अपना विस्तार करेंगे, जैसे पहले मुगल सम्राट वगैरह करते थे। तो इसमें क्या होगा, लेकिन क्या होता है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार भी है। अब तो टेक्नोलॉजी आप कहीं पे भी छोड़िए मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज भी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पारंपरिक सुरक्षा नीति का जो चौथा तत्व है, अभी तक 3 तत्व देखे, अब जो चौथा तत्व आता है कि संगठन बनाना, ठीक है। आप संगठन बनाओ, और गठबंधन बनाना। गठबंधन में कोई देश शामिल होते हैं, मतलब कई देश शामिल होंगे, और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे सुरक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। जैसे कि यूएनओ एक आपकी क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन गठबंधन का मतलब क्या होता है कि कुछ राष्ट्र आपस में मिलके अपना एक, जब आपको पता होगा कि रसिया और सोवियत संघ का ना, जो आपका सोवियत संघ था और अमेरिका था, इन दोनों में बवाल चल रहा था, इन दोनों का विघटन हो चुका था। अब कौन मिलेगा किसमें, तो सबने कहा भैया हम एक अपना ही अलग बना देंगे, गुट निरपेक्ष बना लेंगे, ठीक है, हम किसी में नहीं मिलने वाले। गुट निरपेक्ष आंदोलन कर दिया था, कुछ राष्ट्र मिलके अपना गठबंधन बना लिए थे। सेम इसी तरीके से है कि अब हम क्या करें कि यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। और क्या होगा कि गठबंधनों की लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं, और गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि अपना, मतलब उन्हें एक ये रहता है, चलो एक लिखित उसमें है कि हम अपना यहाँ पे गठबंधन बना रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, संधि वगैरह कर लेते हैं। वहाँ पे जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था ना, उससे पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल आए थे।
ताशकंद समझौता वगैरह हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे वहाँ से वो करके आते हैं, यहाँ इनका बिल्कुल हाथ में खुजली हो रही थी और गठबंधन वठबंधन कुछ माने नहीं है, संधि वंधि, फिर आके टपक पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों से हमें ये पता है कि ये ऐसे है ना कि मतलब भिन पेंदी के लोटे, कहते कुछ और है करते कुछ और है। जैसे चाइना हो गया, अब इसको क्या है कि इसकी तो मतलब आपको बिल्कुल 100% इससे अलर्ट रहना चाहिए। संधि पे भी हस्ताक्षर कर देना, फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए कि अपने माई बाप का शक नहीं है, हमारा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कुछ राष्ट्र हैं जिन पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो, कभी भी। 1 मिनट के लिए भी आपने किया ना तो वही मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान वाली आलों की कि हम वहाँ पे मात खा जाएंगे। इन पे भरोसा करना मतलब कि खुद के साथ गद्दारी करना है। ये आप बिल्कुल समझ के चलिए। और आज तक की राजनीति में ना आपको समझ में ये आ चुका होगा कि कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जहाँ से हमारे लिए सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहेगा, चाहे कितने भी गठबंधन के बना लो, कितने भी संधियां कर लो, कोई मतलब होने वाला नहीं उसका, ठीक है। अब क्या हुआ कि राष्ट्रीय हितों को बदलने के मतलब जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनको बदलने के पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था कि सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा नामक समूह ने क्या किया कि समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने क्या किया, इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इनकी सरकारें बदली तो इनका भी पूरा रवैया बदल जाता है। उसके बाद क्या होगा कि सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा में माना जाता है आपका कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर होता है, यानी कि किसी देश को सुरक्षा हमारी सीमा के बाहर होता है। हम घर पे हैं, ठीक है, भाई भाई लड़ते हैं, घर पे लड़ाई होती है, कोई बात नहीं, पड़ोसी लड़ेगा ना तो हमको उखाड़ ही देगा, मतलब हमको यहाँ से ही सीधे निर्वासित ही कर देने वाला वो। वही हाल है कि हमारे लिए तो ठीक है, हम अपने अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से हम निपट लेंगे, लेकिन यदि बाहर वाला आ गया ना तो दुश्मन होता है, फिर वो किसी की नहीं सुनने वाला है। अब इससे इसीलिए कि किसी देश को जो खतरा होता है ना उसकी बाहरी सीमा से ज़्यादा होता है, ऐसे नहीं कि अंदर नहीं होता। अंदर भी कुछ ऐसे राजद्रोही घुसे रहते हैं कि वरना पता कैसे चलता। आप देखिए कि जो पुलवामा में हुआ था हमला, अटैक हुआ था, तो कोई ना कोई ऐसा था जो कि बताने वाला था, ठीक है। यहाँ पे बहुत से गद्दार भी होते हैं और ये बिल्कुल मतलब बहुत घृणित काम है जो कि करते हैं लोग। और क्या होता है कि हमारी जो प्राइवेसी तभी लीक होती है, ठीक है, क्योंकि बोले हम बहुत अच्छा समझ के चलते, पब्लिकली बहुत अच्छा दिखते हैं, बट अंदर से वो कहीं और का बजाते हैं। मूवियों वगैरह में आप देखे होंगे गद्दारों की अच्छी खासी आपको डिफिनेशन दिखाई दे जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर क्या होता है कि हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है और इसे सरकार कहते हैं। तो इसमें क्या होती है कि हिंसा से निपटने के लिए आपकी अच्छी खासी व्यवस्था होती है जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। और यह सोचने का लालच हो सकता है कि यहाँ पे आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है, क्योंकि अभी इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि सुरक्षा परिषद इस पे काम करती है, ठीक है। लेकिन जो सरकार का काम है हमारे देश के अंदर, क्या वो सुरक्षा परिषद का काम है? नहीं है भैया, सरकार के है कि सरकार को ही करना है जो करना है। स्टेट गवर्नमेंट माने तो माने, ना माने तो नहीं मान रही, ठीक है। हम पूछेंगे, मानेगी तो ठीक है, पूछ लेंगे एक बार, वरना नहीं मान रही तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा परिषद में वो जो 5 बैठे हैं माई बापू, ये नहीं मान रहे हैं या उसके अलावा अदर कंट्रियां भी शामिल नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे मामला तो वो पेंडिंग पे ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है। 193 देशों की आपने भीड़ जमा रखी, वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं मैटर का सॉल्यूशन। तो इसमें यदि आपको ये बन रहा हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी एजेंसी है
तो शायद अभी हो सकता है कि गलत भी हो सकते हैं, अथवा क्या होता है कि ऐसा बन सकता है। और बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता को इसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो भी आपकी विश्व राजनीति है पूरा आप समझ चुके हो कि देशों का दास इसमें बता दिया गया है। ठीक है, देशों का दास का मतलब क्या है कि ये जो कह रहे हैं बस उतना ही करना आपको। ठीक है, जितने देश इनको पावर दे रहे हैं उतना ही ये कर सकता है, उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा, यूएन जो है, यूएनओ जो है वो क्या है। मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है उसका व्याख्या करता है। चाहे फिर वो नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा के मेंबर हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, फिर वो कोई भी हो दुनिया का ताकतवर इंसान, यदि संविधान के बारे में उसमें कुछ और लिखा है और यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, संविधान जो आपका सुप्रीम कोर्ट है कि जो संविधान पे लिखा है उस आधार पे ही आपको न्याय देगा, फिर चाहे कोई भी हो। अब क्या करते हैं, संशोधन क्यों हुए थे, इसी वजह से हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत को पहचान लिया था कि अब आप भैया गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि संविधान हमारा ये कहता। तो इंदिरा जी के टाइम पे बहुत संशोधन हुआ था और उस टाइम के जज भी थोड़े अच्छे खासे थे, तभी संशोधन भी करना पड़ा था। इंदिरा जी ने कहा लो भैया अब क्या करोगे, हम तो संशोधन ही कर दे रहे हैं पूरा, मतलब आप इसको कह रहे हो तो हम उसी को नष्ट कर दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ संविधान की व्याख्या करनी है ना, जो संविधान में लिखा आप वही कह रहे हो। तो अब संविधान में ये बात लिखी नहीं है, आप क्या कहोगे। तो ऐसी बातें होती थी। यूएनओ भी कुछ ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो बहुत है, लेकिन जो संविधान में लिखा है उसके तहत ही वो पावर का इस्तेमाल करेगा अपने विवेक से, या कुछ ऐसा करके कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा लगता है कि हमें ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, संविधान में जो लिखा वो झूठा लिखा है, या ये जो कर रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं कर सकते ये, इनके पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो वही होता है यूएनओ को भी, जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें जो भी आपने अधिकार दिए हैं, जो भी वहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं बनाई है उसके तहत ही वो काम करेगा। आपने कहा कि हम अपने राष्ट्रों की सुरक्षा खुद कर सकते हैं, तो वो आप पे इंटरफेयर नहीं करने वाला। जब बहुत ही बड़ा बवाल मच जाता है कि अब क्या किया जाए, तो वो केस खैर पेंडिंग पे ही पड़े रह जाते हैं। पर ठीक है कि वहाँ पे फिर फैसला जाता है, जैसे भी इजराइल फिलिस्तीन का गया कि कुछ तो करना पड़ेगा इसका। और वहाँ पे मैंने बताया भी था कि भारत अभी किसके समर्थन में था, क्या था। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ के चलनी है। ठीक है, अब आता है पारंपरिक धारणा या आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा भैया कई तरीके की होती है। अब आंतरिक सुरक्षा में आते हैं, बाहरी सुरक्षा का तो आपने देख लिया, सैन्य खतरा मेजर था। ठीक है, कोई भी राष्ट्र हम पे हमला करेगा। बाहरी सुरक्षा मतलब सीधे पड़ोसी देशों से, अदर राष्ट्रों से, जो हम पे बिना बताए हमला कर रहा है। और हमें पता है कि कितने भी गठबंधन बना लेंगे, संधि कर लेंगे, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं कि वो करने ही वाले हैं। हमें उनसे बहुत ही ठोस तरीके का कदम उठाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए। चाइना बैठा यहाँ है, ठीक है, ये इंडिया है ना, इंडिया का इधर वाला जो पार्ट है, अब चाइना का इधर कोई लेना देना है नहीं। यहाँ से ये नेपाल, ये भूटान, ठीक है, अब ये साहबजादे यहाँ, लेकिन क्या कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ना इन्हें अब बस्ती बसा रखी है, और मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर में इसने क्या किया है, कई सारे डैम बना दिया है कि मौका आएगा तो हम उन डैमों को छोड़ेंगे तो भारत का आधा राज्य ही बह जाएगा, आधा एरिया ही बह जाएगा। मतलब इस तरीके की घटियापन की हरकतें जो करते हैं ये लोग, तो उनसे कोई आप कितना भरोसा मान सकते हो। इंडिया वालों को पता नहीं था कि भैया चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रखे हैं, बाद में पता चला कि यहाँ तो चाइना के गांव बसे हुए हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं चाइना ने क्या किया, नेपाल में भी, नेपाल को नहीं पता था कि हमारे यहाँ पे चाइना के लोग रह रहे, बसा दिया ला के यहाँ पे। अब ऐसी हरकतें ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इसे पता है ना कि हम अच्छे तरीके से रह गए ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ आने में हमें कोई देरी नहीं होगी, हम इनपे घर में घुस के मारेंगे। तो इन पे आप कहाँ भरोसा कर सकते हो यार, संधियाँ कितनी भी कर ले ये लोग, तो हम तो नहीं मान सकते। क्योंकि देखिए, ये जो मैं बार बार चाइना पाकिस्तान का नाम ले रही हूँ, तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे देश के लिए जो खतरा है
हालाँकि ऐसा नहीं है कि किसी देश से नहीं, कभी-कभी ये लोग भी अपने रंग दिखाने लगते हैं, जैसे कुछ हमारा पार्ट ये अपने उसमें कर रहे थे, तो वो फिर बहकावे की बात अलग होती है कि क्या है, ठीक है? लेकिन जो जब मेजर खतरा है जहाँ से, वो इन्हीं 2 राष्ट्रों से है हमें। जो हमारे अभी पड़ोसी हैं, उनसे जो खतरा हमें मंडरा रहा, वो ज़्यादातर इनसे ही मंडरा रहा। ठीक है? कि कभी ये इधर पे आके हमला करते हैं, कभी उधर पे हमला करते हैं, और ये भी इधर का एरिया अच्छा खासा घेर के रखा है, चाइना भी इधर का वो पाकिस्तान भी घेर के रखा है। तो इसमें से मतलब ये आप समझ सकते हो कि कुछ भी कहें ना, ये कितनी भी कुछ भी कर लें, आप थोड़ा अलर्ट हम रहें, तो ही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसको आई होप कि आप पारंपरिक जो था उसको जो हाँ पारंपरिक था उसे आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद अब आता है आपका यहाँ पे पारंपरिक धारणा आती है, ठीक है? तो अभी हम लोग कौन सी धारणा पढ़ रहे थे यहाँ पे? तो एक परंपरागत थी, ठीक है? तो ये परंपरागत सुरक्षा नीति जो है इसको पढ़ रहे थे, अब पारंपरिक धारणा पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि हमारी आंतरिक सुरक्षा नीति जो है हम इसको पढ़ेंगे कि क्या कैसे है, बट उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी बड़ी तबाही चलती रहती है। तो हमारे क्या विश्व के हर राष्ट्र के अंदर वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब आप जियोग्राफी पढ़िए ना, थोड़ा इस तरीके से पढ़िएगा कि जैसे आपने ये आपका पूरा भारत है ना, इसे यहाँ पे आप पूरा ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे बाँट के पढ़िएगा कि ईस्ट का जो है वो जियोग्राफिकल रीजन क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिकली कंडीशन, यहाँ की सामाजिक स्थिति किस तरीके के हैं। और कभी भी ना आप इकोनॉमी को बेस माना करिए, और उस आधार पे पढ़ेंगे। इकोनॉमी यदि अच्छी हुई, यहाँ की समाज व्यवस्था भी अच्छी होगी, यहाँ की जितनी भी सुविधाएं होगी वो काफ़ी बेटर चलेगी। हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो सुविधाएं हमारी काफ़ी अच्छी होती। इकोनॉमिकली कंडीशन वीक है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फिर गरीब जनसंख्या ये वो दुनिया भर का जितना भी होता है, डेवलप कम होगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। यहाँ पे यदि हम इसको देखते हैं, दक्षिण भारत का पूरा जियोग्राफिकल रीजन किस तरीके से है, तो पूरा आप समझ पाओगे ना कि यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ का क्या है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप ना बड़ी आसानी से ना कोई भी चीज़ को एनालिसिस कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है। भारत एक विविधताओं वाला देश है, ठीक है? और भारत क्या विश्व को भी इसी तरीके से करना है, ऐसे बांट के हम लोग देखेंगे ना, तो बहुत चीज़ें जो है वो हमारी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हमें इस तरीके से पढ़ना है। अभी आंतरिक सुरक्षा भी देखेंगे ना हम लोग, पूरा हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा जो है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा खतरा है, ठीक है? इधर है, इधर है या इधर है। अभी मैंने इकोनॉमिक का बताया ना, कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यदि कहीं पे ये बात है, ये इसकी कमी है, तो बहुत ज़्यादा हर सेक्टर पे हमें कमी आ जाएगी। हमारे घर में बहुत अच्छा खासा पैसा है, हम हर एंगल से खुश रहेंगे, लेकिन हमारे घर में अच्छा खासा पैसा नहीं, समाज में इज्जत भी नहीं है हमारी, हमारे पास मतलब पूरी कहीं पे कोई भी अदर सुविधाएं जो वो हमारे पास नहीं है, मतलब आम लोगों से हम थोड़ा बहुत पीछे हो जाएंगे हर चीज़ में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, अभी इसको देखेंगे, इसकी वजह कैसे क्या, और उसको सुझाव वगैरह, फिर अभी सुरक्षा समझेंगे। पूरा पर सुरक्षा की डिफिनेशन एग्जैक्टली नहीं आएगी, ठीक है? इसको बिल्कुल आप ये मत समझिएगा। तो वो खतरा वगैरह तो ठीक है, जो भी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोग ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।